नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं फंडामेंटल राइट, यानी कि जो हमारे टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, उसमें नेक्स्ट टॉपिक। तो अब तक हमने देख लिए थे अनुच्छेद 18 तक। जो सबसे पहले देखा था हमने अनुच्छेद 12 देखा था, फिर अनुच्छेद 13 देखा था। उसके बाद हमने देखे थे समानता के अधिकार के बारे में देखा था। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में देखेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। जो स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं मौलिक अधिकारों में, उनमें बताया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक फंडामेंटल राइट में दिए हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम। कैसा होगा अगर आपको कहीं सरकार ऐसा कानून बना दे कि आपको कहीं कल से घूमने नहीं दिया जाएगा, या सरकार ये कहे कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी गलत काम करेंगे। जैसे अभी लखीमपुर में जो हादसा हुआ है किसानों के साथ, उस पर कोई वीडियो नहीं वायरल कर सकता है, उस पर कोई अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता है, अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता है, या कोई कमेंट नहीं कर सकता है, या कोई कहीं घूमने नहीं जा सकता है, या कोई किसी रोज़गार में शामिल नहीं हो सकता है, कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता। यानी कि सरकार ऐसे कानून बनाए कि तुम अखबार नहीं छाप सकते हो, या तुम्हारी बोलने की आज़ादी ख़त्म की जाती है आज से, या तुम्हें कोई भी कार्य या कारोबार करने का कोई अधिकार नहीं है, या तुम्हें कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है कि सरकार कुछ भी गलत कर रही है और तुम कहीं भी कोई विरोध नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हमारे देश में किसान आंदोलन चल भी रहा था, किसान आंदोलन अभी भी जारी है। उसमें बताया गया है कि प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो कानून आ रहा था, किसानों के लिए कानून आ रहे थे, उसके लिए जो किसान हैं वो सभी इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसा होगा अगर ये चीज़ें सब ख़त्म कर दी जाएं? तो आपको सोचकर ही ऐसा लग रहा होगा ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब इसलिए ऐसा नहीं करती है सरकार, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे कहाँ शामिल किए गए हैं, मौलिक अधिकारों में शामिल किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो जीवन जीने के लिए जो अधिकार शामिल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति के चहुमुखी विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो अधिकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट कहा जाता है। उसी में हम आज देखेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, जो हमें बताता है वो सबसे स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि फ्रीडम का अधिकार है। तो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 19 में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। जब संविधान बना था तब 7 अधिकार उसमें शामिल किए गए थे, 7 पार्टों में उसे बांटा गया था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ अधिकार ऐसे थे जिन्हें समय की ज़रूरतों को देखते हुए उसे चेंज भी करना पड़ा। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 19 सबसे पहले बताता है, जो 19A है, आर्टिकल 19 का सबसे पहला क्लॉज है, वो ये बताता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि तुम्हें बोलने की आज़ादी के बारे में बताता है। यानी कि सरकार कुछ कर रही है या सरकार ने कुछ किया है तो तुम जैसे फेसबुक पर कमेंट कर देते होंगे, या सोशल मीडिया पर कमेंट, जैसे व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर आपने देखा होगा ट्रेंड हो रही हैं। जैसे आजकल युवा हैं वो नौकरियों के बारे में ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं, या फेसबुक पर वीडियो ट्रोल होती देखी होंगी आपने, या कोई नेता भाषण दे देता तो उस पर अपनी सब अभिव्यक्ति देते हैं, अपने एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेस करना, यानी कि अपने विचारों को किसी के समक्ष रखना। तो ये अधिकार कहाँ दिया गया है, ये 19A क्या कहता है, सबको अपनी स्पीच देने का और अपना एक्सप्रेशन, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति देने का अधिकार है। यानी कि कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, किसी भी मुद्दे पर तुम अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हो, और तुम्हें अपने विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता है। तो ऐसे ही इसी आर्टिकल में फिर धीरे धीरे जब आगे निर्णय आते गए, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस के द्वारा, तो जो प्रेस का अधिकार है, यानी कि जो प्रेस रिलीज होती है, जो मीडिया समाचार प्रसारित करती हैं, जो न्यूज़ चैनल होते हैं, या यूट्यूब पर आजकल बहुत न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, या अखबार जो प्रदर्शित होते हैं, वो इसी आर्टिकल में बताया गया। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है, आर्टिकल 19 में ही आती है। दूसरा एक आपने सुना होगा RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI जो 2005 में एक एक्ट बना था उसमें लाया गया था। उसमें बताया गया है कि जैसे सरकार कोई कार्य कर रही है या कोई भर्ती निकाली सरकार ने, उस भर्ती को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, तो जो युवा होते हैं वो क्या करते हैं, RTI डालते हैं। RTI डाल के मतलब उससे जानकारी ली जाती है कि आपकी जो प्रक्रिया चल रही है वो कैसी चल रही है, कहाँ उसमें
डिले हो रहा है। यानी कि सरकार के कार्यों के बारे में जो जानकारी ली जाती है वो किससे ली जाती है? आरटीआई से। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे नागरिकों का अधिकार है। तो कौन से आर्टिकल में आता है? वो भी आर्टिकल 19A में आता है। दूसरा आता है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, यानी कि प्रदर्शन भी कर सकते हो, विरोध भी कर सकते हो जो सरकार गलत कर रही है। जैसे किसान हड़ताल कर रहे हैं या किसान विरोध कर रहे हैं, जैसे लखीमपुर में अभी जो हादसा हुआ था उसमें भी विरोध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो इन सब का अधिकार है। लेकिन हड़ताल करने का अधिकार हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, तो ऐसे, या कंपनी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे मजदूर वर्ग हड़ताल कर देता है। तो ये जो हड़ताल का अधिकार था, राइट टू स्ट्राइक बोलते हैं जिसे, वो हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया था। क्यों नहीं शामिल किया गया था? क्योंकि हड़ताल करने से क्या हो जाता है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था चल रही है, जो कंपनियाँ चल रही हैं, वो सब क्या हो जाएंगी? ठप्प पड़ जाएंगे। जैसे सोचो सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी तो क्या कंपनियां चल पाएंगी? या सभी बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, बैंकिंग की व्यवस्था फेल हो गई, तो क्या जो लेन देन हो रहा है आजकल ऑनलाइन वो सब चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए हड़ताल का अधिकार जो है वो शामिल नहीं किया गया है। और इसी में आर्टिकल 19 बताता है हमें कि जो फ़ोन टैपिंग का अधिकार होता है, जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते होंगे, तो अगर कोई इंसान तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट की जा सकती है। यानी सरकार तुम्हारी फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकती। ये भी बताया गया है इसमें, जो फ़ोन टैपिंग होती है, फ़ोन रिकॉर्डिंग होती है, उसे मना किया गया कि उसे नहीं किया जा सकता, उसे प्रूफ के तौर पर नहीं माना जा सकता। यही कहता है आर्टिकल 19 कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे, यानी कि या तो मौखिक रूप से आप अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं या लिखित रूप से अपने विचारों को रख सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 19B को देखते हैं, यानी कि आर्टिकल 19B क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 19B है वो ये बताता है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार। यानी क्या कह रहा है? और तुम्हें लग रहा है कि सरकार कुछ गलत कर रही है या राज्य कुछ गलत कर रहा है, तो तुम्हारी सुनी नहीं जा रही, तो तुम क्या करते हो? हड़ताल करने के लिए चल देते हो, या जैसे शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हो, जैसे मीटिंग होती हैं, कमेटी बैठती हैं। तो ये 19 क्या कह रहा है कि तुम्हें शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार है। यानी कि तुम्हें शांतिपूर्वक जाओ, प्रदर्शन करो, बैठो जाके वहाँ पे, सम्मेलन करो, खूब मीटिंग करो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग करती हैं, जाके भाषण देती है कि हम ये करेंगे, यानी कि शांतिपूर्वक, लेकिन बिना हथियारों के इकट्ठा होना है तुम्हें। जैसे ही तुम हथियार लेके इकट्ठे होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? वो गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, कैसा लगेगा आपको कि 50 लोग हथियार लेके निकले यहाँ से, और आपको कैसा लगेगा? उनको देखकर पता नहीं क्या हो गया, ये सब अपनी अपनी बंदूक या हथियार लेके जा रहे हैं, तो कुछ गलत ना हो जाए, सबके अंदर एक दहशत का माहौल फैल जाएगा। इसलिए क्या कहा गया है? बिना हथियारों के इकट्ठा होना है, तुम्हें बिना हथियारों के तुम्हें प्रदर्शन करना है या सम्मेलन करना है या कोई मीटिंग करनी है, बिना हथियारों के इकट्ठा होकर करनी है और शांतिपूर्वक करनी है। इसी में हमारा जो धारा 144 सुनी होगी आपने, धारा 144 जो लगाई जाती है वो इसी के तहत लगाई जाती है। धारा 144 कहती है कि जब सरकार के अधिकारी को या सरकार को जब ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे अशांति फैल सकती है, तो 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर जब अशांति का माहौल बन रहा हो तो धारा 144 लागू की जा सकती है। और आगे हम देखते हैं आर्टिकल 19C क्या कहता है। आर्टिकल 19C कहता है संगम, संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या ट्रेड यूनियन होती हैं, जो व्यापार की संघ होते हैं और जो किसान यूनियन होती हैं, जितनी भी यूनियन होती हैं वो आर्टिकल 19C के तहत बनाई जाती हैं। तो ये क्या कह रहा है? संगम बनाओ या अपनी यूनियन बनाओ या कमेटी जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो सहकारी समितियां होती हैं, उनके बनाने का भी अधिकार 19C के तहत दिया जाता है, जिसमें लिखा भी गया है आगे जाके कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है या आपको कंपनी बनाने का अधिकार दिया गया है या ट्रेड यूनियन, जितने भी सब यूनियन होते हैं वो सब इसके तहत बनाए जाते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 19D पर। तो देखते हैं आर्टिकल 19D क्या कहता है। आर्टिकल 19D कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी इंसान को रोका नहीं जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने से। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार। जैसे आप चले जाते हो कि आज कोई कहीं बिहार जा रहा है या कहीं दिल्ली जा रहा है या कोई तमिलनाडु जा रहा है, तो आप इसलिए घूम पा रहे हो क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 19D में इस बात को लिखा गया है कि आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है। लेकिन वही जो चीज़ इसमें
हर एक आर्टिकल के क्लॉज में एक प्रतिबंध भी लगाया गया है। ऐसे ही कि सरकार को लगे कुछ गलत होने वाला है या इनके वहाँ जाने से कुछ विरोध फैल सकता है, कुछ हिंसा फैल सकती है, तो सरकार उस पर रोक भी लगा देती है। जैसे आपने देखा होगा अभी जो किसानों के बीच जो हादसा हुआ है, वहाँ पर विपक्ष के दल के जो नेता हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्योंकि उनके जाने से वहाँ हिंसा भड़क भी सकती है, क्योंकि वो जाकर भड़काऊ भाषण देंगे, उससे लोगों के बीच में आक्रोश ही फैल सकता है। तो इस वजह से सरकार क्या करती है, रोक भी लगाती है। हर मौलिक अधिकार पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध भी लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाएगा प्रतिबंध? जब बात देश की सुरक्षा पर आ जाए या देश की अखंडता पर आ जाए, यानी कुछ ऐसा कोई करने वाला ना हो जो देश की अखंडता को विखंडित कर दे या देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो सरकार क्या करेगी, फिर वहाँ पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो 19D क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार, लेकिन उन जगहों पर नहीं जा सकते जनजातीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र आपने सुने होंगे, जो आदिवासियों के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है, हमारे रीति रिवाजों से अलग हैं और हमारे बीच में रहना वो पसंद नहीं करते। तो वहाँ जाएंगे तो उनको संस्कृति और उनके विचारों पर उसका गलत प्रभाव न पड़े, इसलिए वहाँ जाने की सरकार से अलग अनुमति लेनी पड़ती है, यानी कि वहाँ नहीं जाने दिया जाता है। क्योंकि कुछ आदिवासी ऐसे भी होते हैं जो इंसानों से नफरत करते हैं, उनको मार भी देते हैं या उनको देख के वो डरते हैं। इस वजह से वहाँ जाने का रोक भी लगा दी गई है। 19D ये कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। या कुछ मिलिट्री के जोन है, आर्मी के जोन होते हैं, सुरक्षा के लिहाज से बहुत अलग माने जाते हैं, यानी कि सुरक्षा के लिए उनको अलग रखा गया है, तो वहाँ जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जो बहुत संवेदनशील जगह हैं, जैसे नेशनल पार्क, आपने पढ़ा भी होगा नेशनल पार्क के बारे में, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें भी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा खतरे में आए या देश की अखंडता खतरे में आए या जो वहाँ के नागरिक हैं उनको कुछ अलग पहचान हो, उनकी अलग पहचान हो या देश की सुरक्षा के लिए कुछ अलग जगह बनाई गई हो, तो उनके लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ऐसे ही अनुच्छेद 19E, यानी कि अनुच्छेद 19E में क्या बताया गया है, कहीं भी बस जाने का अधिकार, यानी कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस सकते हो, यानी कि कहीं भी रह सकते हो भारत के राज्य क्षेत्र में। क्या कहता है ये आर्टिकल 19 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस सकते हो, लेकिन वही प्रतिबंध यहाँ पर है कि आदिवासी क्षेत्र में नहीं रह सकते, या जो आर्मी जोन होते हैं, सेना के जो जोन होते हैं वहाँ पर नहीं रह सकते, या नेशनल पार्क के जो क्षेत्र होते हैं जो अलग बनाए गए हैं उनमें जाकर नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें क्या दिखा रही है, जैसे 19D में हमने देखा, 19E में हमने देखा कि भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, चाहे तुम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु चले जाओ या इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, तो कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। तो ये चीज़ें क्या दिखा रही है, यानी कि हम भारत एक है, हमारा देश एक है, हम सब भारत के नागरिक हैं, यानी कि सबके बीच में भाईचारा बना रहे, सबको ऐसा लगे कि हमारे देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं भी जाने से रोका जाएगा, हम सब जगह जा सकते हैं, सब जगह रह सकते हैं। इससे हमें क्या लगेगा कि हमारा देश एक है। जैसे आपने देखा भी होगा, कोई कहीं भी जाके काम करने लग जाता है, कहीं भी रहने लग जाता है। हमारे यूपी के बहुत से नागरिक महाराष्ट्र में जाकर काम करते हैं, गुजरात में जाकर काम करते हैं, और गुजरात और तमिलनाडु और इधर के जो दक्षिणी राज्य हैं या पूर्वी राज्य हैं वहाँ के लोग आके हमारे यूपी में काम करते हैं, यहाँ आके रहने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है। इससे हमारी क्या बताया था, भारत के नागरिकों के बीच में भाईचारे को बढ़ाने की बात की जाती है। अब आते हैं 19F, यानी कि छठवां आर्टिकल 19 में जो छठवां क्लॉज है वो क्या कहता है। तो 19F है, उसमें संपत्ति का अधिकार था, यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। लेकिन समय की ज़रूरतों को देखते हुए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य अधिकार बना दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि मौलिक अधिकारों के बारे में जब हमने शुरू किया था तब देखा था कि मौलिक अधिकारों को सरकार या राज्य जो सरकार होती है वो हमसे छीन नहीं सकती। लेकिन अब सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो ज़मीन होती है लोगों के पास होती है, लेकिन सरकार को वहाँ फैक्ट्री बनानी है, क्योंकि फैक्ट्री नहीं होंगी देश में तब तक देश का विकास कैसे होगा। सरकार को कहीं के रोड निकालने हैं या कहीं पर टावर लगाने हैं कंपनियों को, जिससे देश का विकास होगा। लेकिन जो ज़मीन के मालिक हैं वो ज़मीन नहीं दे रहे थे।
और सरकार उनकी ज़मीन को नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसे क्या माना गया था, मौलिक अधिकार माना गया था। उस ज़मीन को यानी कि संपत्ति का अधिकार कैसा था, मौलिक अधिकार था। और आर्टिकल 13 में हमने देखा था कि सरकार किसी के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है, यानी कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी, संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करता हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। तो जैसी सरकार ज़मीन लेने के लिए जाती थी, तो नागरिक, जो भारत के नागरिक थे, जो किसान थे, वो क्या करते थे कि हम ये ज़मीन नहीं देंगे, कोई कंपनी नहीं बनेगी, कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी, कोई रोड नहीं बनेगा, तो कैसे हमारे देश का विकास होता। इन्हीं सब को देखते हुए, बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकारों से सबकी सहमति से अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और कह दिया गया कि अब एक सामान्य अधिकार है। अब आते हैं अनुच्छेद 19G यानी कि 7वें अधिकार पर। 19 में 7वां अधिकार क्या है, 19G यानी कि 7वां। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी वृत्ति, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार, यानी कि तुम जो कारोबार करते हैं, जो मैं इसकी दुकान चलाऊंगा, या मैं मिठाई की दुकान खोलूंगा, या मैं कोई भी पार्ट्स, जैसे बहुत लोग ट्रैक्टर के या किसी भी उसके पार्ट्स ठीक करते हैं, तो यानी ट्रैक्टर को मैं उसकी दुकान खोलूँगा। कोई भी कारोबार करने का अधिकार है, और कोई भी वृत्ति, व्यवसाय, कुछ भी करने का अधिकार भी कहाँ पर है, 19G में दिया गया है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि कोई भी नागरिक ऐसे नहीं करेगा कि मैं परमाणु पनडुब्बी बनाने लग जाऊंगा या मैं परमाणु हथियार बनाऊंगा। तो इस पर सरकार क्या कर सकती है, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको सरकार बनाने के लिए अपने खुद हाथ में लेती है कि मैं बनाऊँगा। यानी कि सरकार अपने आप बनाती है, उनको किसी नागरिक को बनाने नहीं देगी। या कोई बहुत विस्फोटक सामग्री बनाने लग जाए कारोबार के रूप में कि मैं तो परमाणु बम बनाऊँगा और सब नागरिकों को बांटूंगा, सब बेचूंगा, तो ऐसा सरकार किसी नागरिक को नहीं करने देगी। यानी कि मौलिक अधिकार हैं, लेकिन वो मौलिक अधिकार तुम्हारे तभी तक हैं जब तक किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। तो अभी हमने देखा था 19A से लेकर 19G के बारे में, यानी कि पहले इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, जिसको हमने एक एक करके देख लिया था। पहला था राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा था राइट टू असेंबल या एसोसिएशन, तीसरा था राइट टू एसोसिएशन यानी कि संघ बनाने का अधिकार, चौथा था राइट टू मूवमेंट यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार, पाँचवा था राइट टू रिजाइड यानी कहीं भी बस जाने का अधिकार, और जो छठवां है हमारा राइट टू प्रोफेशन यानी कि कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। आशा करता हूँ आर्टिकल 19 में आपको ये सभी जो आर्टिकल्स हैं, जो क्लॉज हैं, वो सब अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के बारे में। थोड़े बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, इनको समझाने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं और जो आर्टिकल्स हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। थैंक यू।